हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। माय नेम इज जया सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए कंपनी लॉ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज। और ये जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है आपके एंट्री के पेपर के अकॉर्डिंग और उसके बेसिस पे ही चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो अटेंड करके ही जाना है और प्रैक्टिस करके जाना है, मच मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 हमने प्रीवियस क्लास में 80 तक देखा था, आई थिंक, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे 81 से। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, what is the primary purpose of protecting minority right within a democratic society, ठीक है। तो आपको पता ही है कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब जानते हैं कि यहाँ पे सबकी डिसीजंस क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेजोरिटी क्या होता है, बेसिकली मेजोरिटी जहाँ पे ज्यादा लोग हैं और माइनॉरिटी जहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मेजोरिटी राइट, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो बेसिकली टू सुप्रेस द मेजोरिटी influence, या ऑप्शन बी टू इंश्योर दैट minorities always hold power, या टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन मेजोरिटी रूल एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल राइट, ठीक है। या ऑप्शन डी हमारा टू ग्रांट स्पेशल प्रिविलेज टू अ माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे मेजोरिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर है, ठीक है। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी, ठीक है। तो मेजोरिटी में जहाँ पे पावर है डिसीजन लेने का और लोग ज्यादा उनकी सुनते हैं, और माइनॉरिटी जहाँ पे कम है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे प्राइमरी पर्पस होता है कि मेजोरिटी के रूल्स को क्या करें, बैलेंस करके चले, और जो भी इंडिविजुअल जो भी राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करके चले माइनॉरिटी का। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन हमारा सी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी राइट, जो भी माइनॉरिटी है उनकी राइट को प्रोटेक्ट करना, एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मेजोरिटी रूल, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो इस माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी, तो आप देख लो। सपोज ये हमारे कंपनी में 1 2 3 4 एंड देन 5 लोग हैं, और 5 लोग मिलके क्या करते हैं, बिजनेस कंपनी चलाते हैं। लेकिन इन 3 लोग ने ही इस कंपनी को फॉर्म किया है, 2 लोग तो बस ऐसे ही है, ठीक है। उन्होंने भी मतलब काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों ने बिजनेस को फॉर्म किया है, कंपनी को फॉर्म किया है। तो पावर इनके हाथ में क्या है, ये मेजोरिटी पावर है। कौन है, मेजोरिटी। और ये कौन हो जाएंगे, ये माइनॉरिटी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, which of the following best describe the concept of a tyranny of the majority, ठीक है। tyranny कह सकते हैं हम इसको, या tyranny कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो tyranny of the majority क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको tyranny of the majority का मतलब पता होना चाहिए। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिख के रखा है पहले से ही, तो डेमोक्रेसी एंड डेकोरेटरशिप, ठीक है, डेकोरेटरशिप। तो यहाँ पे क्या होता है, बस 2 तरीके के यहाँ पे हैं, डेमोक्रेसी एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका, एंड डेकोरेटरशिप एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अलग हमारी पॉलिटिकल सिस्टम्स होती है, हमारे 2 पॉलिटिकल सिस्टम है, और इसके अलावा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टायरनी मेजोरिटी, ठीक है। अब ये है क्या, तो बेसिकली जो भी हमारे क्या है पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्हें लगता है कि इलेक्शन चाहे कभी भी हो, ठीक है, लेकिन हमारी मेजोरिटी ऑफ पावर ज्यादा है, ठीक, वोट देने वाले लोग हमारे पास ज्यादा है, तो इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, टायरनी ऑफ मेजोरिटी, कि हमें ये लगता है कि हमारे लिए मेजोरिटी ऑफ पावर ज्यादा है, लोग ज्यादा है, सिलेक्शन तो लोग हमें ही करेंगे, लोग हमारे ही हित में करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टायरनी ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। तो क्या है, व्हेन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंजॉय टू मेनी राइट, नहीं, ठीक है। व्हेन अ माइनॉरिटी ग्रुप बिकम अ tyrannical in their action, ये ऑप्शन सी, व्हेन द मेजोरिटी यूजेस इट्स पावर ऑपरेस और निग्लेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, या व्हेन द गवर्नमेंट इज अ कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। तो क्या होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ अ मेजोरिटी यूजेस करके आप पावर, क्या मेजोरिटी को यूज करके, उसके पावर को यूज करके आपको लग रहा है कि नहीं, आप क्या कर सकते हो, माइनॉरिटी ग्रुप को निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया। तो यही हमारा क्या होता है, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, कि हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास मेजोरिटी ऑफ पावर ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मीन कर सकते हैं, जीत सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसको, माइनॉरिटी ग्रुप को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल और माइनॉरिटी राइट। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है, क्या इसमें से इस ऑप्शन में से कौन सा प्रिंसिपल सही है मेजॉरिटी रूल को और माइनॉरिटी ऑफ राइट को लेके। ठीक है, तो ऑप्शन ए, इट इज सजेस्ट दैट द मेजॉरिटी शुड ऑलवेज मेक अ डिसीजन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो मेजॉरिटी है वो ऑलवेज डिसीजन करेगा विदाउट कंसिडरिंग माइनॉरिटी का ओपिनियन। मतलब माइनॉरिटी की ओपिनियन के लिए बिना वो क्या कर सकता है, मेजॉरिटी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, या ऑप्शन बी, इट एम्फेसिस दैट अ माइनॉरिटी राइट शुड ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर अ मेजॉरिटी प्रेफरेंस। या यहाँ पे माइनॉरिटी की राइट क्या होगी, ऑलवेज ली जाएगी। ठीक है, ओवर द मेजॉरिटी के प्रेफरेंस से। या सी, एडवोकेट फॉर अ बैलेंस बिटवीन मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ माइनॉरिटी राइट। या इट आर्ग्यू दैट अ माइनॉरिटी ग्रुप एंड शुड हैव द सेम प्रिविलेज एज द मेजॉरिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये ए भी नहीं होना है एंड बी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से ऑप्शन ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेजॉरिटी शुड ऑलवेज मेक डिसीजन विदाउट कंसीडरिंग, ये नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये होता है कि बैलेंस बिटवीन, यहाँ पे बैलेंस करना है किसको, मेजॉरिटी की डिसीजन को, ठीक, और माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ये इसी को बैलेंस करना ही हमारा डिफाइन करता है क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी का रूल और माइनॉरिटी का राइट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, 84, व्हाट डज द टर्म रिवेलेशन ऑफ अ ऑपरेशन। ठीक है, रिवेलेशन ऑफ ऑपरेशन रिफर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको जो टर्म है रिवेलेशन ऑफ ऑपरेशन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है, तो बेसिकली आप ऑपरेशन समझो। सपोज हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 1 2 3 4 5 दो लोग हैं और इन तीनों के पास, इसकी तो एक ही आंख हो गई, हाँ 2 आंख। ठीक है, इन तीनों के पास स्माइली भी बना देते हैं इन लोग का। ठीक है, इन तीनों के पास मेजॉरिटी पावर है। कौन सी पावर है, मेजॉरिटी पावर है, डिसीजन करने की पावर है। ठीक है, और ये दोनों जो है माइनॉरिटी हैं जिनके पास पावर कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ये है, तो जब ये जो तीनों है मेजॉरिटी, तो जब क्या करते हैं, दबाने लगते हैं किसको, माइनॉरिटी को अपने से, या कह सकते हैं कि हम जब इसको दबाने लगते हैं या इसको हम क्या करते हैं यूज करने लगते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। और इन सब का हम क्या कर रहे हैं, मिस मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, जब भी हमारी मेजॉरिटी क्या करती है, माइनॉरिटी को क्या करती है, दबाने लगती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करने लगती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब रिवेलेशन का मतलब क्या है, रिवेलेशन का मतलब कि जब जुल्म का खुलासा हो जाए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, उस पे उसको दबा रहे हो, उसके ऐसे जा रहे हो, तो अब जब ये हमारा रिवेलेशन, ठीक है, जब जुल्म का खुलासा होता है, तो इसमें से कौन सा आपका टर्म है जो इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा है, द सडन रियलाइजेशन वन ऑन ऑपरेसिव बिहेवियर। ठीक है, सडन रियलाइजेशन होना कि हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेसिव बिहेवियर कर रहे हैं उसके पास। या ऑप्शन बी, प्रोसेस थ्रू विच अ प्रीवियसली अननोटिस्ड फॉर्म of operation become a visible. तो क्या सी, the act of operating individuals intentionally, या डी, the documentation of historical instance of a operations. ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये क्या होता है, तो टर्म ऑफ दी क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन आप देख लो। द टर्म ऑफ द रिवेलेशन ऑफ ऑपरेशन क्या बताता है, रिफर्स टू द रियलाइजेशन, रियलाइज होना, रिकॉग्निशन होना, फॉर्म ऑफ ऑपरेशन दे वर प्रीवियसली अननोटिस और इग्नोर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, रियलाइज करते हो या रिकॉग्निशन करते हो कि आपने क्या किया, आपने प्रीवियसली इग्नोर किया, अननोटिस किया, आपने उसको दबाया, इन्फ्लुएंस किया, ये सारी चीजें। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप बिटवीन है किसमें, ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तो ऑप्शन ए,
ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑपरेशन इनहेंस करता है ऑर्गेनाइजेशंस के परफॉर्मेंस को बाय मेंटेनिंग और स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशंस का मतलब कि जब हम इसको दबा रहे हैं, जब हम इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं माइनॉरिटी के ऊपर। ठीक, ये ऑप्शन बी, ऑपरेशन हैज नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालता ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे। या ऑपरेशन कैन लीड शॉर्ट टर्म गेन बताता है बट हिंडर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बताता है। ठीक है, या ऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेशन कैन लीड अ शॉर्ट टर्म गेन बट अ हिंडर्स लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सक्सेस होता है। ठीक है, ये क्या है, इसका हमारा रिलेशनशिप है किसका, ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस का। क्वेश्चन नंबर 86, which management approach is a conducive to addressing the revelation of operation and promoting a diverse and inclusive workplace। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा अप्रोच है जो आपको क्या कर रहा है, रिवलेशन ऑफ ऑपरेशन एंड प्रमोटिंग को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है इंक्लूसिव वर्कप्लेस पे। ऑप्शन ए, authoritarian leadership, focus on a strict hierarchical, and option B, micromanagement to ensure conformity among employees, and option C, participative leadership that value input from a diverse team member, या option D, leadership solely based on a seniority within the organization। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, तो यहाँ पे हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ठीक है, यहाँ पे जो अप्रोच हम लेके चलते हैं, रिवेलेशंस एंड ऑपरेशंस एंड प्रमोटिंग अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्कप्लेस, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप दैट वैल्यू द इनपुट फ्रॉम डाइवर्स द टीम मेंबर। ठीक है, डाइवर्स क्या होता है, टीम मेंबर में। क्वेश्चन नंबर 87, which of the following information is typically included in the specimen of a certification of incorporation। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन ए, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, या नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर, या डिटेल ऑफ अपकमिंग बोर्ड मीटिंग, या एम्प्लॉय पेरोल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, दिस ऑप्शन बी। यहाँ पे टिपिकली क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 88, what is the significance of the specific man of certificate of incorporation for a newly formed company। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, स्पेसिफिक मैन, स्पेसिफिक मतलब इंपॉर्टेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, न्यूली फॉर्म कंपनी जो न्यूली क्या हुई है, फॉर्म्ड हुई है। तो इट आउटलाइंस ऑफ द कंपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, या इट ग्रांट्स द कंपनी राइट टू ऑपरेट इंटरनेशनली, या इट एस्टैब्लिशेस द कंपनी एज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, या इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द सी, बिकॉज एस्टैब्लिश द कंपनी लीगल एंटिटी के साथ और सेपरेट फ्रॉम इज ओनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास, 88 हमने कर लिया। ठीक है, 89, व्हाट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ अ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्या होता है कमेंसमेंट ऑफ, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो इशू करती है कंपनी व्हेन दे स्टार्ट देयर ऑपरेशन, जो अपने मतलब क्या होती है, ऐसी डॉक्यूमेंट इशू होती है जो कंपनी क्या कर सकती है, अपने ऑपरेशन, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। या ऑप्शन बी, सर्टिफिकेट गिवन टू शेयर होल्डर व्हेन दे इन्वेस्ट इन द कंपनी, मतलब सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कि आप क्या कर सको, शेयर होल्डर क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके कंपनी में। या परमिट ऑफ अ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, या एक परमिट या परमिशन दिया जाता है कि बिजनेस जो है स्पेसिफिक लोकेशन में आप कंडक्ट कर सको। ठीक है, एंड डी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर अ इम्पोर्टिंग गुड्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि बेसिकली कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि डॉक्यूमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि आप कंपनी को स्टार्ट कर सको, अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सको। ठीक है, 90, व्हेन इज अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, व्हेन इज अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस टिपिकली रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाय अ कंपनी। ये टिपिकली कब रिक्वायर्ड होती है, बी ऑब्टेन्ड बाय अ कंपनी। ऑप्शन ए, before the company incorporated, after the company has registered its name, या after the company first annual general meeting, या within 30 days of receiving the certificate of incorporation।
ठीक है, तो क्या होगा, तो सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस टिपिकली रिक्वायर्ड इज विथिन अ 30 डेज। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सिर्फ क्या है, 30 डेज। ठीक है, तो 30 डेज ऑफ रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास। 91 क्या कह रहा है, what is the consequence of commencing business operation without obtaining a certificate। ठीक है, तो ऐसा कौन सा circumstances है या consequences है जहां पे कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस को क्या कर रही है, कमेंस कर रही है, ऑपरेट कर रही है, बट विदाउट सर्टिफिकेट। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो क्या हो सकता है, द कंपनी विल लॉस इट्स लीगल स्टेटस, कंपनी ने अपनी लीगल स्टेटस को लॉस कर दिया है। ऑप्शन बी, कंपनी डायरेक्टर विल बी हेल्ड अप पर्सनली लायबल हो चुका है एंड द कंपनी विल बी फाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंपनी कैन नॉट initiate एनी लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, द कंपनी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, I think the company director will be held personally liable। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 92, what is the key difference between शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है शेयर सर्टिफिकेट में एंड शेयर वारंट में। तो बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट है क्या, तो शेयर सर्टिफिकेट हमारा, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट देती है कि आपने ये शेयर खरीदा, इतने में खरीदा, ये सारी चीजें, ठीक, तो वो शेयर सर्टिफिकेट कहलाती है। लेकिन शेयर वारंट में ये डिफरेंस है, शेयर वारंट में कि आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, इन दैट फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, उसे परचेस कर सकते हो उसी अमाउंट में। सपोज मैंने कहा कि कोई शेयर है, ठीक है, और 110 में मैं उसे सोल्ड कर रही हूँ, और आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद भी प्राइस है कितना भी उस शेयर का 500 400, लेकिन आपको वो मिलेगा 110 में, तो वो जो होल्ड हुआ है इन दैट फ्यूचर टाइम में, वो शेयर वारंट होता है। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट का मतलब कि तुरंत आपका ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है, और शेयर वारंट का मतलब कि आप फ्यूचर में उसे होल्ड करके रख रहे हो, तो सेम जो भी इस प्राइस को डिसाइड किया गया है। तो व्हाट इज द की डिफरेंस, ऑप्शन ए, शेयर सर्टिफिकेट आर इशू टू शेयर होल्डर while शेयर वारंट आर इशू टू द कंपनी एम्प्लॉय। नो, ठीक है। ऑप्शन बी, शेयर सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ शेयर रिप्रेजेंट करता है, और शेयर वारंट ग्रांट द होल्डर राइट टू एक्वायर शेयर एट अ फ्यूचर डेट में करता है। ठीक है, तो हम, मेरे ख्याल से कि हमारा करेक्ट ऑप्शन तो यहीं पे मिल गया, ऑप्शन बी, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनरशिप ऑफ शेयर, कि आपको जैसे ही आप खरीद रहे हो, आपके पास ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप आपके पास आ गई। लेकिन शेयर वारंट इज अ होल्ड कर रहे हो, आप एक्वायर कर रहे हो इन अ फ्यूचर डेट में। ओके, तो ये तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं ऐसे ही। क्या लिखा है, शेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट while शेयर वारंट इशू बाय द स्टॉक एक्सचेंज। नो, एंड शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट सेम कैन बी यूज्ड। नो, चलो क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट डज द टर्म डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। ठीक है, तो क्या होता है डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। ऑप्शन ए, कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब कि आप जो भी फिजिकल शेयर है, जैसे आप देख सकते, जो भी फिजिकल शेयर है आपका, आप उसे किसे कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का बी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर बिटवीन शेयर होल्डर, ये नहीं होना चाहिए। स्प्लिटिंग कंपनी शेयर इंक्रीज, नो, एंड इशूइंग न्यू शेयर, नो। इज द करेक्ट ऑप्शन इज द ए, बिकॉज ऑफ फिजिकल शेयर को हम सर्टिफिकेट कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, शेयर सर्टिफिकेट आर कॉमनली इशू टू शेयर होल्डर एज एविडेंस ऑफ द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, इज द करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, कॉमनली इशू करते हैं शेयर होल्डर बिकॉज ऑफ एविडेंस कि वो क्या है, ओनरशिप बन गया उस कंपनी का। रीजन, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ शेयर्स और ओन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो बहुत इजी है, तो आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे उतना। क्वेश्चन नंबर 95, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर रिफर्स टू प्रोसेस, एक प्रोसेस है डीमैटेरियलाइजेशन की, क्या करना है, फिजिकल शेयर को कन्वर्ट करना है सर्टिफिकेट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यस, इज द करेक्ट। रीजन बोल रहा है, डीमैटेरियलाइजेशन हेल्प करता है रिड्यूसिंग पेपर वर्क, सिंप्लीफाइंग शेयर ट्रांसफर एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटीज। इज द करेक्ट।
ठीक है, बिल्कुल यही काम करता है कि हमारा जो भी पेपर वर्क होता था पहले के समय में, अब इसको कम कर दिया किसने, डीमेटेरियलाइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 96, विच टाइप ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनी है, विच टाइप ऑफ कंपनी जो क्या करती है, होल्ड करती है एनुअल जनरल मीटिंग को। तो आपको ना एनुअल जनरल मीटिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज द एजीएम। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, तो जब भी कोई क्या होता है, शेयर होल्डर होता है, जो ओनर होता है कंपनी का, अब उस जरूरी कि उसका जो ओनर है उसे कंपनी की पूरी नॉलेज है, किस तरीके से मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है, इन सब का नॉलेज हो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, मतलब डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा ओनर को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे डिसीजन ले रहा है, कैसे चला रहा है, क्या करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए उसको पूछना पड़ेगा, तो बार बार फोन तो करेगा नहीं, तो इसीलिए जब भी यहाँ पे ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी के जो भी ऑडिट करे ऑडिटर मिलकर जब मीटिंग करते हैं, पता करते हैं कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल के नाम से मतलब ये साल में होता है। ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग होता है। समझ में आया कि जहाँ पे ओनर, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ सॉरी जो भी शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर जो है सब मिलके क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी का क्या रोल है, क्या कर रहा है, कहाँ पहुंची, ये सारी चीजें। तो ये होता है, तो उसको होल्ड कौन करके रखता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप। तो सबसे पहले तो आप ये हटा दो कि पार्टनरशिप तो नहीं आता और सोल प्रोप्राइटर नहीं आता। तो आपके ऑप्शन में पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिया है, तो बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही कंपनी होल्ड करके रखती है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में ये दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन बोथ आर द होल्ड। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही क्या करती है, होल्ड करके रखती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। What is the 97? What is the minimum notice period required for convening an extraordinary general meeting? ठीक है, EGM। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है, EGM। तो बेसिकली EGM होता है कि हो सकता है कभी कंपनी में ऐसा डिसीजन लेना पड़े, ठीक, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सक्षम नहीं है। ठीक है, अब बिना ओनर के वो डिसीजन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या हम बिना पूछे नहीं कर सकते, या हमें उनकी हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ड्यू टू एक्स्ट्रा मतलब जल्दी में हम क्या करते हैं, मीटिंग रखते हैं कि नहीं, जो भी हमारे ओनर है आप वो आओ और मीटिंग हमें करना है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बुलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, हमारे शेयर होल्डर्स को बुलाता है फॉर अ ड्यू टू इमरजेंसी डिसीजन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं। तो इसका मिनिमम पीरियड क्या होता है, 21 डेज होता है। ठीक है, मिनिमम 21 डेज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, quorum form a board meeting refers to। ठीक है, quorum form a board meeting refers to क्या है, minimum number of director required to be present, the maximum number of director allowed to be present, and the C minimum number of shareholder required to be present, या minimum number of employee required to be प्रेजेंट। ठीक है, तो क्वारम ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग का मतलब होता है कि बेसिकली जब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ओनर को बुलाया, तो यहाँ पे अब जब ओनर आया तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब प्रेजेंट नहीं होते हैं मीटिंग के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वारम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए, रिक्वायर्ड होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के लिए। हु कैन कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कौन कॉल करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए, तो ऑफकोर्स इज अ किसको कॉल किया जाता है, तो शेयर होल्डर्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, the notice for a general meeting of a company must be sent all member at least 21 days before the meeting date। ठीक है, तो जनरल मीटिंग जो होती है कंपनी मस्ट भी क्या करती है, सेंड करती है मेंबर को एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग डेट। रीजन, सफिशिएंट टाइम रिक्वायर मेंबर टू द रिव्यू द एजेंडा एंड प्रिपेयर फॉर द मीटिंग डिस्कशन, इज द करेक्ट ऑप्शन इज द ए, बोथ assertion रीजन आर ट्रू। ठीक है, तो आज के सेशन में बस हमारा इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 100 तक। नेक्स्ट सेशन में हम और फर्दर क्वेश्चन जो हमारे 25 बचे हुए हैं हम इसको कवर कर लेंगे। अब हमारा लास्ट सेशन आएगा। ठीक है,
तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही करते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहो। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहो। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।